So today we'll discuss about equilibrium. तो इक्विलिब्रियम में भी दो पार्ट होते हैं, एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट वन इज आयोनिक इक्विलिब्रियम ना। आयोनिक इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर को एक साथ ही मिक्स करके दे रखा है, ऐसा अलग अलग से कुछ हेजिंग नहीं पड़ा है वहाँ पे। हम लोग इनको थोड़ा सा अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पढ़ने के पहले हम लोग दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स वाली? नो नो, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन which occur in forward as well as backward direction। ऐसी रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है एंड साथ ही साथ में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम फिर प्रोजेक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट भी बनाते हैं एट द सेम टाइम। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, करेक्ट। यस सर। तो एग्जांपल एग्जाम्पल बताऊंगा अभी। ये बात समझ आई? हाँ सर। ठीक है। नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन में जो साइन होता है, जैसे रिएक्टेंट ए है, रिवर्सिबल रिएक्शन का ऐसा साइन होता है डबल एरो, ए टू बी। तो ए से बी भी बन रहा है, बी से ए भी साइमल्टेनियसली बन रहा है। फिर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ रिवर्सिबल रिएक्शन को, तो देखो क्या होगा। ठीक है, ग्राफिकली बाद में बताता हूँ, डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? हाँ, एक चीज अभी ध्यान रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो नहीं होने वाला। बात समझ आ रही कि नहीं? बिकॉज रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नेवर गोइंग टू बिकम जीरो, और वी कैन से रिएक्शन इज नेवर गोइंग टू कंप्लीट 100%। रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट एक बार लिख लेना बस। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, सेम टाइम में होता है यस फॉरवर्ड और साइमल्टेनियसली। बैक? जैसे मैं आपको पढ़ाया था ना, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, गैसियस स्टेट। अब जब उसमें हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे ना, हाँ तो मैंने वेपर प्रेशर में आपको क्या बताया था? लिक्विड इवेपोरेट होके वेपर बनाता है, और जैसे ही वेपर बनती है, वेपर से लिक्विड बनना भी शुरू हो जाता है। बताया था कि नहीं? यस सर। हाँ, तो उस टाइप से होता है। ए से बी बना, और जैसे बी बना तुरंत बी से ए बनना भी शुरू हो गया। तो इनके रेट अलग अलग रहते हैं, पर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है ना, ठीक है। तभी क्या होगा, तो अभी यदि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली में, तो क्या कभी ए का कंसंट्रेशन कभी जीरो होगा क्या? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेवर बिकम जीरो इन दिस रिएक्शन।
एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो बिगिनिंग में 0 हो सकता है जब प्रोजेक्ट था ही नहीं, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन द बिगिनिंग में बी 0, इन द बिगिनिंग में बी 0। ठीक है, अब देखो ये जो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में आता है। अब रिएक्शन देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, मतलब प्रोजेक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो कभी न कभी एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा कि नहीं, कभी न कभी तो हाँ आएगा ना सर। वैसा पॉइंट। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बात समझ आई? हाँ हाँ, ये कॉपी कर लिया। हाँ कर लिया। अब इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखो। सर यस बताइए। ये जो एफिशिएंसी होता है ना, हाँ हाँ, वो कभी 100 क्यों नहीं होता है? 100 नहीं होता ना, किसी का भी एफिशिएंसी 100 होता है क्या? दैट इज नहीं वही प्रैक्टिकली कहा। नॉट, होता ही नहीं है। ऐसे आप कोई प्लान बनाते हैं 100% उसको फॉलो कर पाते हैं क्या? नहीं कैसे उसके इंप्रूव रीजन होगा? होते हैं, देर आर रीजन। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं तो उसमें हम लोग आइडियल कंडीशंस को एज्यूम करके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, बट रियल लाइफ में कभी भी वो आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो इस वजह से क्या होता है, वो आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो रियलिटी में एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकता। करेक्ट, यस सर। ये रीजन होता है। जब भी कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जब भी कोई थ्योरी, whenever some theory is designed, or we can say whenever some theory is developed, then that is done by assuming the ideal conditions, but in reality ideal conditions don't exist, and that's why we don't get 100% result। correct, हाँ सर। जितना हमारा रियल सिचुएशन आइडियल सिचुएशन के पास में होता जाएगा उतने हमारा एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा। तो यही हमारा डे बाय डे इनोवेशन का काम क्या होता है, इनोवेशन का यही काम होता है, डे बाय डे क्या करना, हमारी जो रियल सिचुएशन है उनको आइडियलिटी के पास में ले जाना, जिससे हमारा एफिशिएंसी और बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। तो ऐसे धीमे धीमे साइंस में इम्प्रूवमेंट होता है ना। यस सर। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम इज a state of reaction at which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। okay, state of reaction at which rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, right? ये बात समझ आई? हाँ सर। So at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ठीक है, अब देखो
यदि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गया, मतलब अभी जितना रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोजेक्ट में चेंज होगा उतना ही प्रोजेक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ तो क्या रिएक्टेंट और प्रोजेक्ट के कंसंट्रेशन में कोई नेट चेंज आने वाला है क्या? वो तो 0 होगा। तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वंस द इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, नहीं, रिएक्टेंट का कुछ जो कंसंट्रेशन होगा वो उतने पे ही फिक्स हो जाएगा, अभी चेंज नहीं होगा। प्रोजेक्ट का जो भी कंसंट्रेशन होगा वो उतने पे ही फिक्स हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। बिकॉज एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया फिर क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो गया। मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोजेक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी रिएक्टेंट और प्रोजेक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोजेक्ट का कंसंट्रेशन आपस में बराबर है, नहीं नहीं नहीं। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उतना ही रहेगा, प्रोजेक्ट का जो कंसंट्रेशन है उतना ही रहेगा, वो अभी चेंज नहीं होंगे ना। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट concentration of reactant and product become constant। ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर। हम्म, तो ये बात हो गई। सर इस बताइए। इक्विलिब्रियम के बाद मतलब जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। हम्म, हाँ, अब वो तो इक्विलिब्रियम से पहले भी लाइक वो भी वही कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। नहीं इक्विलिब्रियम पहले नहीं होगा ना, इक्विलिब्रियम एक बार कांस्टेंट हो गया उसी स्टेट को इक्विलिब्रियम बोल देंगे, उसके बाद चेंज ही नहीं होगा। जैसे ही कांस्टेंट हो गया दैट स्टेट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना क्लियर नहीं हुआ। व्हाट इज द डाउट? मेरा डाउट ये है कि अगर पहले से ही मतलब प्रोडक्ट और रिएक्शन मतलब दोनों का मतलब जो क्वांटिटी कांस्टेंट है तो फिर इक्विलिब्रियम के पहले और उसके बाद तब भी तो लाइक उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब इक्विलिब्रियम के बाद कुछ नहीं होता, इक्विलिब्रियम आ गया बस हो गया, बस आपने रिएक्शन को स्टार्ट करवाया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, बस खत्म कहानी। हाँ। बात समझे कि नहीं? yes sir। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली देखते हैं, लेटेस्ट से ग्राफ बनाते हैं। जैसे कंसंट्रेशन है, ये टाइम एक्सिस है। तो बिगिनिंग में प्रोजेक्ट 0 मान लेता हूँ, तो प्रोजेक्ट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब कंसंट्रेशन उसका टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है फिर वो ना। ये पॉइंट क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा 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 घटेगा, घटता कितना, 0 कभी भी नहीं होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 कभी भी नहीं हो सकता। अब एक स्टेज आएगी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। ये पॉइंट क्या है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। बात समझ आएगी नहीं? yes sir। तो ये प्रोजेक्ट का कर्व है, ये रिएक्टेंट का कर्व है।
क्लियर? हाँ सर। अब देखो ये कॉपी कर लिया, हाँ सर कर लिया। ठीक है। विद आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन इन विच या रिएक्शन which proceed only in forward direction, which proceed only in forward direction। तो इस टाइप से जैसे रिएक्टेंट प्रोजेक्ट बिगिनिंग में 0 था, प्रोजेक्ट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, रिएक्टेंट बिगिनिंग में कुछ था और जाके जाके 0 बन गया। जब प्रोजेक्ट मैक्सिमम बनेगा उसी टाइम रिएक्टेंट 0 बन जाएगा ना। ये आपका है रिएक्टेंट, ये है प्रोजेक्ट, करेक्ट? बात समझ आई? कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है? तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन ओपन कंटेनर, जैसे CaCO3 है सॉलिड, उसको मैं हीट कर दिया, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, फिर कंटेनर आपका ओपन है तो ये गैस तोड़ के बाहर निकल जाएगी, प्रोजेक्ट बचा ही नहीं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का कोई मतलब ही नहीं बचा ना। एसिड बेस रिएक्शन जितनी भी होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होती है। जैसे HCl NaOH गिविंग यू NaCl plus H2O, तो एसिड बेस रिएक्शन हमेशा क्या होंगी? हमेशा इरिवर्सिबल होंगी, करेक्ट? हाँ सर। ऐसे जनरली जो रेजॉक्स रिएक्शन होती हैं, रेजॉक्स रिएक्शन भी काफी फास्ट रिएक्शन होती हैं, और वो रिएक्शन भी जनरली इरिवर्सिबल ही रहती हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे FeCl3 है प्लस SnCl2 है, इससे जैसे बन गया आपका FeCl2 प्लस SnCl4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन प्लस 3 था, यहाँ पे आयरन प्लस 2 था, ये हो गया रिड्यूस, ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहाँ पे 10 प्लस 2 था, यहाँ पे 10 प्लस 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये क्या है? रेजॉक्स रिएक्शन है, ठीक है? तो रेजॉक्स रिएक्शन में जनरली क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है, राइट? क्लियर? एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। कौन सा? एसिड बेस। नो नो नो, एसिड बेस भी इरिवर्सिबल है, ये सब मैं इरिवर्सिबल के एग्जांपल लिख रहा हूँ। नहीं, आपने जो रिवर्सिबल लिखा था सर। नहीं, ये सब इरिवर्सिबल क्या चल रहा है, रिवर्सिबल कुछ नहीं। एसिड बेस हाँ सर। रिवर्सिबल नहीं, सॉरी, दिस इज रिएक्शन लिख, एसिड बेस रिएक्शंस। ये कौन पे कर लिया? यस सर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पे, तो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम से कोई भी मतलब नहीं है, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के स्टेट को अटेन नहीं कर सकते, बिकॉज इरिवर्सिबल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती ही नहीं है, तो इक्विलिब्रियम का कोई मतलब ही नहीं। करेक्ट। तो पहला कंडीशन तो यही है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है ना। एंड सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, आपका जो कंटेनर है, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। कंटेनर शुड बी क्लोज्ड। ऐसा क्यों जरूरी है, कंटेनर क्लोज होना क्यों जरूरी है? बिकॉज कंटेनर ओपन हुआ तो मान लिया हमारे रिएक्शन में जैसे कोई गैस बन गई, और गैस तो उड़ जाएगी। अब प्रोजेक्ट बचा ही नहीं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसे होगी ना। यस सर। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कराने के लिए प्रोजेक्ट को वहां पे बचा के रखना पड़ेगा ना। तो पता चला वो प्रोजेक्ट टूट ही गया, तो इसलिए कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए ना। हाँ सर। ये दो कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ characteristics of equilibrium state। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो वही होगा जो आपका इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। rate of backward reaction। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and product become constant, becomes constant, mean there is no further change in the concentration of reactant and product। clear? यस सर। And equilibrium state is dynamic in nature। equilibrium state is dynamic in nature। तो इसका मतलब क्या हुआ डायनामिक इन नेचर? जैसे माना कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा ब्लॉक है, एक फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूँ, ये 5 kg का ब्लॉक है। जैसे हम लोग जैसे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? नहीं सर, जीरो है। हम लोग इस स्टेट को यहाँ पे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ना, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक नहीं हो, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई। आपको बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा रिएक्शन रुक गई, क्यों? आप बाहर से क्या देखते हैं, आप बाहर से रिएक्टेंट और प्रोजेक्ट का कंसंट्रेशन देखते हैं ना। अब रिएक्टेंट और प्रोजेक्ट का कंसंट्रेशन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो आपको क्या लगेगा भाई कि रिएक्शन रुक गई ना, ऐसे लगेगा ना रिएक्शन रुक गई। हाँ। लेकिन एक्चुअली रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन हो रही है। फिर हमारे रिएक्टेंट या प्रोजेक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज जितना रिएक्टेंट प्रोजेक्ट में चेंज हो रहा है उतना ही प्रोजेक्ट किस में चेंज हो जा रहा है,
रिएक्टेंट में चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, उनके कंसंट्रेशन में कोई नेट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, रिएक्शन हो रही है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसे नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। करेक्ट। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब भी लिख देना। इसका मतलब क्या है, दैट इज रिएक्शन डजंट स्टॉप आफ्टर इक्विलिब्रियम, doesn't stop after equilibrium। तो होता क्या है, सिंस रेट बिकम्स इक्वल, इसलिए कंसंट्रेशन चेंज होता है ना, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट को दोनों डायरेक्शन से अटेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लेट्स बिगिनिंग में हमारे पास रिएक्टेंट था और उससे प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये हुआ हम लोग इक्विलिब्रियम को एक डायरेक्शन से, लेट्स से ए है और ए से बी बन रहा है। दूसरे केस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बिगिनिंग में लेट्स से ए लिया था और फिर बी बना और इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन हो गई। नाउ लेट्स से हम लोग बिगिनिंग में बी ले लें और फिर बी से ए बन रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग सेम इक्विलिब्रियम ही अटेन करेंगे, राइट। जो इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे अटेन हुई थी, वही इक्विलिब्रियम स्टेट मुझे यहाँ पे अटेन होगी ना। तो हाँ सर, समझ गए। हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम, equilibrium state can be attained from both the direction, from both the directions। ये समझ आ गया कि नहीं। यस सर। तो उसको हम दोनों डायरेक्शन से सेम इक्विलिब्रियम स्टेट को, ऐसा नहीं इधर से अटेन किया तो कुछ और आ गया, इधर से कुछ, ऐसा नहीं, सेम जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बी और ए के यहाँ पे थे, वही कंसंट्रेशन बी ए के यहाँ पे होंगे ना। यस सर। तो ये हो गई एक बात। समझ आ गया। यस सर। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट के चैप्टर में भी पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा आर जी बिकम्स इक्वल टू 0। करेक्ट। इधर से मैंने फॉर्मूला निकाला था ना, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। करेक्ट। ये समझ आ गया। हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन आपके इक्विलिब्रियम का पूरा समझ सकते हैं कि हम बोल सकते हैं ना, दिस इज द सोल ऑफ इक्विलिब्रियम। पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन पे ही डिपेंडेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, मान लिया हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिविंग यू सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। ओके, लेट्स से हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिविंग यू सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। तो ये बोलता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is proportional to concentration of A की पावर A into concentration, this is not actually concentration, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास। तो क्या भी बताऊंगा,
यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अच्छे से हम लोग RF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है KF, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। इस इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C की पावर C इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर D। ठीक है। और तो यहाँ पे यदि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है KB, एक्टिव मास ऑफ C की पावर C एंड एक्टिव मास ऑफ B की पावर D। तो यहाँ पे KF and KB are known as rate constant of forward and backward reaction. So KF and KB are nothing but they are rate constant of forward and backward reaction. Correct? Now we know that at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? KF into concentration of A, concentration of B, A की पावर A, B की पावर B is equal to KB, concentration of C की पावर C, concentration D की पावर D. Now we define another constant. We define another constant K equilibrium. Okay, equilibrium is defined as rate constant for forward reaction upon rate constant for backward reaction, and that will be equal to concentration of C की पावर C into concentration of D की पावर D अपॉन concentration of A की पावर A into concentration of B की पावर B। ये आपका K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक, कॉपी कर लो इसको एक बार। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर समझ आ गई, कॉपी कर रहा हूँ। अभी हेलो, यस बताइए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब उल्टा नहीं लिख दिया? नहीं, उल्टा नहीं लिखा। हाँ सही।
यस सर। ओके, सर मेरा यस प्लीज टेल। यहाँ पे आपने फाइनल जो रेशियो लिखा है, व्हाट? आपने फाइनल जो रेशियो लिखा है ना KF/KB, हाँ उधर उल्टा नहीं लिख दिया क्या, वो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, सही है, KF/KB होता है। मुझे लगा A⁴ वाला ऊपर आएगा सर। नहीं, KF/KB निकालो ना, आप ऊपर से देखो, KF/KB करोगे तो ये इधर चला जाएगा ना। क्या कर रहा है बच्चा? सॉरी, मैं KF को मैं रेट समझ रहा था। हम्म, हाँ उल्टा सीधा अबे कर लिया। हाँ कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी टर्म लिखा हूँ, ये दीज आर नॉट एक्चुअली कंसंट्रेशन, ये क्या है, एक्टिव मासेस, दे आर एक्टिव मासेस। अब एक्टिव मास क्या होता है बताता हूँ आपको। तो हम लोग एक्टिव मास के बारे में जैसे, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एंड सी डी ए एंड बी आर, they are the active masses of C, D, A and B respectively at equilibrium stage. माइंड it, ये सारे कंसंट्रेशन किस स्टेज पे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे है ना। यस सर। इक्विलिब्रियम स्टेज, अब मुझे पता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये सब कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं, तो इसीलिए इनका रेशियो हाँ भी कांस्टेंट हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग एक्टिव मास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो मैं ऊपर की टर्म यूज कर रहा हूँ, दे आर नॉट एक्चुअली कंसंट्रेशन, दे आर एक्चुअली एक्टिव मासेस। एक्टिव मास होता क्या है, देखो एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिव मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू व्हाट, एक्टिव मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू गामा इनटू कंसंट्रेशन। लेट्स से कोई सब्सटेंस एक्स है जिसका लेट्स से बॉक्स एक्स इज एक्टिव मास, हम लोग बॉक्स एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिव मास से। तो यहाँ पे बॉक्स एक्स रिप्रेजेंट गामा इनटू मोलैरिटी ऑफ एक्स। ठीक है, ये गामा एक कांस्टेंट होता है, गामा इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये होता है एक्टिव मास का मतलब। अब देखो लेट्स से गैस है, और गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आती है, गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1। तो सिंस गैस के लिए गामा की वैल्यू 1 होती है, तो गैस के लिए हमारा एक्टिव मास मोलैरिटी के बराबर ही हो जाता है। गैस के लिए मैं चाहे एक्टिव मास बोलूं चाहे मोलैरिटी बोलूं, एक ही बात होती है। अभी मैं लिक्विड की बात करता हूँ, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करता हूँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सर, यस बताइए। इस मास वाला पार्ट और एक बार बताएंगे। गामा एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट। गामा इज अ कांस्टेंट नोन एज एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, हाँ नाउ गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यदि गैस के लिए गामा की वैल्यू 1 होती है तो आपका एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलैरिटी हो गया कि नहीं, हो गया कि हाँ नहीं। सर। तो गैस में चाहे एक्टिव मास बोलो चाहे मोलैरिटी बोलो, एक ही बात होती है। जब भी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी आपका एक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा, मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अब yes हम sir. लोग अपने क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम या तो गैस के साथ डील करते हैं या डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज हमारे लिए एक्टिव मास का मतलब क्या होगा? मोलैरिटी ही होगा। ये बात समझ आई? हाँ सर. ठीक है। अब चलो ये सॉलिड लिक्विड, आपका प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है, उसके लिए बात कर लेते हैं। ठीक, वहाँ पे कर लो एक बार। हो गया? yes sir, हो गया. Now let us see for pure solid and pure liquid. थर्ड केस क्या है? For pure solid और प्योर लिक्विड। तो प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है। अब यदि हम प्योर सॉलिड का मोलैरिटी निकालता हूं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड, करेक्ट? ये होगा कि नहीं? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गिवन मास ऑफ सॉलिड। ओ आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे मोलर मास थोड़ी ना हो, यहाँ पे वॉल्यूम होगा ना। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है ना। हाँ. नंबर ऑफ मास मोल इज तो इक्वल टू, हाँ, मास ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ वॉल्यूम. सॉलिड इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड। अब आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी कांस्टेंट होता है कि नहीं? हाँ. आपका सॉलिड कंज्यूम होता है लेकिन उससे उसकी डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। मोलर मास ऑफ सॉलिड भी कांस्टेंट रहता है। हाँ sir. इसका मतलब सॉलिड का मोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। मोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? यदि x आपका सॉलिड है, गामा इंटू मोलैरिटी, गामा तो कांस्टेंट पहले से ही था, अब उसका मोलैरिटी भी हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। सपोज आपका सॉलिड रिएक्ट भी करता जा रहा है तो उसका क्वांटिटी चेंज होता चला जाएगा बट डेंसिटी थोड़ी ना कम होगा, ना ही आपका मोलर मास चेंज होने वाला है। तो ये कांस्टेंट रहने वाला, तो मोलैरिटी भी कांस्टेंट, गामा भी कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली एक्टिव मास इसका क्या रहता है? इसका एक्टिव मास टाइम के साथ चेंज ही नहीं होता है। तो कांस्टेंट. देख, इसका एक्टिव मास टाइम के साथ चेंज ही नहीं होता है, तो ये क्या हमारा रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेगा क्या? नहीं. तो इट विल नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यही रीजन है हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? रीजन समझ आ गया कि नहीं? बिकॉज उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है या उनका एक्टिव मास कांस्टेंट। तो एक्टिव मास कांस्टेंट होने की वजह से यदि वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा क्या? यदि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट ही नहीं करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के एक्टिव मास को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। ये बात समझ आई? yes sir. प्योर सॉलिड
प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड होता तब भी ये सब कहानी हो जाती है। आर नॉट रिटन इन एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये बात समझ आती है? हाँ सर। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर से। सर लिख रहा हूँ। कॉपी करिए। यस सर। ओके, चलो तो एक एग्जांपल लीजिए। जैसे मैं ले रहा हूँ CaCO3 सॉलिड गिविंग यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब इसके अंदर के इक्विलिब्रियम लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। ये सॉलिड है, नहीं लिखेंगे। ये भी सॉलिड है, नहीं लिखेंगे। तो आपका यही आपका के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन आ गया। बात समझ आएगी नहीं? हाँ सर। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे CH3 COO C2H5 liquid, sorry not liquid, aqueous plus H2O liquid giving you CH3COOH aqueous plus C2H5OH aqueous। तो इसके हम लोग के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH into concentration of C2H5OH upon concentration of CH3 COO C2H5। and since ये वाटर आपका प्योर लिक्विड है, इसके कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे CH3COO C2H5 लिक्विड है, यहाँ पे इस बार एक्वस नहीं है। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन था, यहाँ पे प्योर लिक्विड है, करेक्ट। प्लस H2O प्योर लिक्विड है गिविंग यू CH3COOH प्योर लिक्विड। यहाँ पे सब प्योर लिक्विड है। यहाँ पे सिंस सारे प्योर लिक्विड हैं तो तो हम कुछ लोग भी क्या नहीं करेंगे? होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे सबके कंसंट्रेशन को लिख लेंगे। हाँ। ठीक है, अब सभी सभी सारे लिक्विड है ना, आप कुछ भी लिखोगे नहीं तो आपका इक्विलिब्रियम का कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा। हाँ, हम लोग सबके कंसंट्रेशन को लिख लेंगे ना।
बात समझ आ गई कि नहीं? इस पर ध्यान देना है ना, सब लिक्विड हो तब लिख लेना है पानी। यस सर। ठीक है, यदि ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। अब रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, लेट्स से हम लोग से एक रिएक्शन लेते हैं, ए मोल ऑफ प्लस बी मोल ऑफ बी गिविंग यू सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके लिए रिएक्शन कोशिएंट इज डिफाइंड एज concentration of C की पावर C into concentration of D की पावर D upon concentration of A की पावर A into concentration of B की पावर D। अब बोलेंगे ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह आ गया, ठीक है। तो इसमें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्क क्या हुआ? तो फर्क ये है, यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है, these concentration are they are not at the equilibrium state, they are at any other point other than the equilibrium state। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में ये जो कंसंट्रेशन होते थे वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कंसंट्रेशन होता था वो कंसंट्रेशन होते थे, लेकिन रिएक्शन कोशिएंट के केस में these concentration are not at equilibrium point, they are at any other point other than the equilibrium point। ये बात समझ आई? These concentrations are at any time other than equilibrium। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही होते हैं, इसलिए रिएक्शन कोशिएंट का ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी कर सकता है। जैसे टाइम t = 1 सेकंड पे कुछ और है, t = 2 सेकंड पे कंसंट्रेशन कुछ और होंगे तो रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। t = 3 सेकंड पे लेटेस्ट से कंसंट्रेशन चेंज हो गए तो रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर। फिर इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्यू? देखो हम लोग यूज ऑफ क्यू देखते हैं। तो मान लिया क्यू की वैल्यू क्या है, के इक्विलिब्रियम से कम है। क्यू की वैल्यू क्या है, के इक्विलिब्रियम से कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज अभी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन ही नहीं हुई। यदि क्यू आपका के से कम है, इसका मतलब क्या है, अभी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन नहीं हुई, इसमें रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन का नेट मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। यदि क्यू की वैल्यू मान लिया के से ज्यादा आ जाए तो अभी क्या होगा, अभी आप इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेटेस्ट से ये है, ये लेटेस्ट से इक्विलिब्रियम स्टेट है। अभी तो क्यू आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, कहीं इधर कहीं पे लाई कर रहा है, इधर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। लेटेस्ट से क्यू आपका इक्विलिब्रियम स्टेट के उस पार लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नेट मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि क्यू का वैल्यू जैसे के इक्विलिब्रियम के बराबर ही है, इसका तो क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये बात समझ आती है कि नहीं? ये क्यू का एप्लीकेशन होता है। आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा, एक क्वेश्चन देगा उसमें ए बी सी डी चारों की कंसंट्रेशन लिख के दे देगा,
चारों की कंसंट्रेशन लिख के दे देगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको पहले पता लगाना पड़ेगा ना हम हैं कहाँ पे। जैसे हम मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोलकाता है और कोलकाता से आपको खड़गपुर जाना है ना, केजीपी। अब कोलकाता और केजीपी के बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है पांशकुरा, ठीक है। अब हाँ जैसे हमको क्या है, हमको पांशकुरा से केजीपी जाना है ना, तो अभी क्या है, पांशकुरा से केजीपी जाना, तो हम कहाँ से हम लोग इधर वाली ट्रेन पे बैठेंगे। और अभी आप सपोज इधर वाली ट्रेन पे बैठ गए तो कहाँ पहुंच जाएंगे, कोलकाता पहुंच जाएंगे ना। यस सर। इसी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मुझे पता होना चाहिए हम हैं कहाँ पे। हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचना, ठीक है। अब आपको क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोजेक्ट सबके कंसंट्रेशन लेक्चर से गिवन है, बोल दिया कंटेनर में मैंने ए बी सी डी और चारों को डाल दिया, मैंने चारों को डाल दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं। यदि आप इक्विलिब्रियम के इस साइड में हैं तो आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। यदि इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड में है तब आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मुझे Q कैलकुलेट करना पड़ेगा, और Q कैलकुलेट करना पड़ेगा, और K इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और फिर देखेंगे हमारा Q जो है K से कम आ रहा है कि K से ज्यादा आ रहा है। यदि Q K से कम आ रहा है मतलब हम लोग कहाँ हैं, हम लोग लेफ्ट साइड में हैं, मतलब हमको रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के प्रोजेक्ट बनाना है। ये बात समझ आ रही कि नहीं। अलजत से हमारे Q का वैल्यू K से ज्यादा आ जाता है, मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम के राइट साइड में हैं, तब हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट को रिएक्ट करा के रिएक्टेंट बनाना है ना। ये बात समझ आती है। हाँ सर। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा और उसमें वजह से रिएक्टेंट और प्रोजेक्ट सबके कंसंट्रेशन गिवन है और बोल रहा है कि बताओ भाई इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होंगे, तो इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन निकालने के लिए को प्रोजेक्ट को रिएक्ट करा के रिएक्टेंट बनाना है कि रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के प्रोजेक्ट बनाना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे क्यू की वैल्यू निकाल के। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, वहाँ पे कर लो इसको। कर लिया सर। ठीक है, अब हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हाँ वहाँ पे हमने डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू भी निकाली थी, क्या आई थी, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम आई थी कि नहीं, हाँ प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ से हमारा डेल्टा आर जी क्या बन गया, आर टी को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो आर टी एल एन क्यू अपॉन के इक्विलिब्रियम बन गया। करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ क्यू इज लेस देन के इक्विलिब्रियम, ये वैल्यू 1 से लेस आएगी कि नहीं, ये वैल्यू 1 से लेकिन लेस हाँ आएगी कि नहीं। यस सर। अब ln के अंदर 1 से लेस है तो ln का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है कि नहीं, हाँ तो डेल्टा आर जी आपका नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब प्रोसेस क्या हो गई, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गई। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हमने भाई तो अभी पढ़ा था क्यू की वैल्यू कैसे कम है तो प्रोसेस कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। करेक्ट। ऊपर से। अब यदि क्यू के से ज्यादा है तो क्यू के से ज्यादा है मतलब ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। ln के अंदर हाँ जब 1 से बड़ी वैल्यू होती है तो ये पॉजिटिव आता है, मतलब डेल्टा आर जी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा आर जी ग्रेटर देन 0 मतलब प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस आपको। बैकवर्ड आएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में आप बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन में नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। एंड क्यू को के बराबर करो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इक्विलिब्रियम पे ही बैठे हुए हैं। हाँ ये बात समझ आ गई कि नहीं।
यस सर। क्यू का एप्लीकेशन समझ आ गया? हाँ ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ना। हाँ, ओके सर।